मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बकिंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। दे सेंड गुड्स एट कास्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है दे सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कास्ट, मतलब विदाउट लोडिंग, तो फिर इनवाइस प्राइस का झंझट ही नहीं है। सारा गुड्स भेजते ही कॉस्ट पे है, तो उनके पास भी कॉस्ट पे रहेगा, तो हर आइटम ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे रहेगी। इनवाइस का कोई झंझट ही नहीं। ठीक। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर आल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट एचओ। यानी ब्रांच डायरेक्ट परचेज भी कर सकती है, वहीं जिस शहर में ब्रांच है वहीं से लोकल परचेज कर सकती है, लेकिन पेमेंट कहां से जाएगा? एचओ से। ऑल डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू एचओ। तो जितना भी कलेक्शन होगा यानी जितनी भी सेल्स होगी उससे जितना पैसा आएगा कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो डेली कहां भेज दिया जाता है? एचओ भेज दिया जाता है। ये ऊपर की लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बस इसके अलावा नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो नंबर 1 मैंने बनाया है यहाँ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का नाम रख देते हैं हम नागपुर ब्रांच अकाउंट। नागपुर ब्रांच अकाउंट। डेटर्स अकाउंट तो आपने देखा होगा लगभग बनाना ही पड़ता है। डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट तो लगभग बनता ही है। स्टॉक अकाउंट तब बनेगा अगर क्वेश्चन में मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में स्टॉक में कुछ गड़बड़ होगी तो देखेंगे, जरूरत होगी तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे आपको तो एग्जाम में एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर कुछ मिसिंग है स्टॉक में, यानी मेन आइटम जैसे क्या होती है स्टॉक में, गुड्स सेंड होता है मेन और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर वो गायब है तो बनाना पड़ेगा। 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सारे कहां आते हैं? यहां पर आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस में लिखा हुआ है इम्प्रेस्ड कैश। इम्प्रेस्ड कैश में तो वो पेटी कैश बुक में आपने पढ़ा होगा कि ओपनिंग बैलेंस अगर 2000 होता है तो, और इसमें से कुछ खर्च हो जाता है, मान लो 800 रुपए खर्च हो गए, अब बचे 1200, तो क्लोजिंग में भी 2000 वापस बैलेंस रखने के लिए 800 रुपए आपका एम्प्लॉयर आपको और दे देता है। याद होगा पेटी कैश में ऐसा कंसेप्ट था। खैर अभी अपन ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग में कैश है आपके पास कितने हजार का? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का। ये इनर कॉलम में लिखना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं। आप लोग पहले इनर में लिखा करो फिर बाहर लिखा करो। डेटर्स है 25,000 के। डेटर्स है 25,000, 25,000 के। उसके बाद स्टॉक, दो तरह का स्टॉक है इनके पास। एक ट्रांसफर्ड स्टॉक है जो एचओ से आता है, वो कितने का है? 24,000 का। अब चूंकि इस क्वेश्चन में इनवाइस प्राइस है ही नहीं इसलिए यही कॉस्ट, मतलब इसमें इनवाइस प्राइस झंझट नहीं, इसलिए कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। 24 का 24 कॉस्ट पे लिख देंगे। और एक और स्टॉक है परचेज गुड्स स्टॉक, खरीदे हुए गुड्स का, क्योंकि खरीदते भी है ना लोकल हेड ऑफिस से भी आता है पर लोकल भी परचेस करते हैं। तो हेड ऑफिस से जो ट्रांसफर हुआ उसमें से बच गया, जो गुड्स खरीदा होगा पिछली बार उसमें से कुछ बच गया, तो ये स्टॉक है दोनों। फिर कैश सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स तो यहां आती ही नहीं है, मैंने आपको बताया। कैश सेल्स यहां आती है क्या? कैश सेल्स यहां नहीं आती। यहां क्या आता है? रेमिटेंस आता है। लेकिन अगर रेमिटेंस ना दिया हो तो कैश सेल्स आती है। तो आपने इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको लगा होगा कि रेमिटेंस आया है इस क्वेश्चन में, इसलिए मुझे कैश सेल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट सेल्स 1,30,000, क्रेडिट सेल्स यहां लिख देते हैं। क्रेडिट सेल्स 1,30,000। उसके बाद डायरेक्ट परचेस 45,000। डायरेक्ट परचेस इन्होंने की, लेकिन डायरेक्ट परचेस के लिए पेमेंट तो कहां से आया? हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस, ये किसकी बुक्स में बना रहा हूं? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने तो कैश भेजा ना, किसके लिए भेजा? फॉर डायरेक्ट परचेज के लिए, कि हम यहां से पैसा भेज रहे हैं आप खरीद लेना। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में परचेज अकाउंट थोड़ी ना खोलेगा, इसलिए टू परचेज अकाउंट मत लिख देना। ये कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा हूं मैं, बार बार बताया मैंने, पर्सनल अकाउंट बना रहा हूं। पर्सनल अकाउंट मैंने उसको दिया तो डेबिट द रिसीवर एंड टू बैंक, चेक गया मेरी तरफ से, बस। अब उस पैसे से उसने परचेस कर ली। फिर है बेड डेट्स 1,000 रुपए। बेड डेट्स यहां आ जाएगा 1,000 रुपए।
बेड डेट्स के बाद डिस्काउंट 2000 रुपए, डिस्काउंट ये भी यहां पर आ जाएंगे 2000। रेमिटेंस, अब समझने लायक बात जिसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, रेमिटेंस टू एचओ, मतलब ब्रांच ने एचओ को दिया और ब्रैकेट में लिखा रिसीव्ड बाय एचओ, यानी उन्होंने भेजा और हमको मिल भी गया 1,65,000। तो रेमिटेंस तो यहां आता है ना, पैसा आ गया हमारे जेब में, बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नागपुर ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पैसा आ गया हमारे पास कितने, 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000। और एक और नई बात, इस पे स्टार बना के रखना, एग्जाम टाइम काम आएगा। रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ सो फार, यानी रेमिटेंस तो हो चुका है, ब्रांच भी ने भेज दिया बट नॉट रिसीव्ड, एचओ ने अभी तक रिसीव्ड नहीं किया, मतलब इन ट्रांजिट है। क्या है, कैश इन ट्रांजिट। तो 5,000 रुपए का कैश इन ट्रांजिट है। अब कैश इन ट्रांजिट भी एक तरीके से पैसा आ ही गया, यही माने आप, ठीक है। तो इसको भी कलेक्शन में ही लिखते हैं यहीं पर, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट 5,000, या आप डायरेक्ट 1,70,000 भी लिखेंगे चलेगा, बाय बैंक 1,70,000, क्योंकि उन्होंने तो भेज दिया ना, आपके पास आज नहीं कल आ ही जाएगा। तो टोटल कलेक्शन जो, टोटल रेमिटेंस जो है वो 1,70,000 है। कैश इन ट्रांजिट को ऐसे लिखा जाता है। जर्नल एंट्री करके बताऊं तो क्या, पैसा आने जैसा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड, और डेबिट क्रेडिट द गिवर कौन, ब्रांच, तो ये भी डेबिट ही होगा ना, ये मिल चुका और ये मिलने वाला है। ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000 रुपए, ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000, इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे, तो ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000 इधर ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इस तरह, उन्होंने ऊपर लिख दिया था डेली कलेक्शन रेमिटेड टू एचओ, यानी ये कलेक्शन तो पूरा पूरा वहां भेज देते हैं, खर्चे इसमें से माइनस नहीं होते। तो जब तक क्लियरली ना लिखे तब तक एक्सपेंस आपको हमेशा यही लिखना है, बैंक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, लेकिन लिखना टू बैंक या टू कैश है, ब्रांच एक्सपेंसेस वर्ड मत लिख देना। कितने, 30,000 रुपए, ठीक है सर, ये भी लिख दिए। आगे चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, या अभी तो नेक्स्ट पेज पर भी आगे है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से 3,000 रुपए का रिटर्न हुआ गुड्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न एक बार यहां आता है रिटर्न बाय कस्टमर, और एक बार स्टॉक अकाउंट में आता है रिटर्न बाय कस्टमर, यहां नहीं आता है रिटर्न, ये मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में। गुड्स सेंड टू ब्रांच टू एचओ 60,000, गुड्स सेंड टू एचओ, गुड्स सेंड टू एचओ 60,000 रुपए, कन्वर्ट करना ही नहीं क्योंकि स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर ही। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया इनको, फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कितने हजार का, 4,000 का। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस में, क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने बचे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस में एक तो स्टॉक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है इनके हिसाब से, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बचा है, डायरेक्ट परचेज में से 10,000 बचा है, परचेज में से 10,000 का बचा है, और ट्रांसफर फ्रॉम एचओ में से कितना बचा है, 15,000 के। दोनों स्टॉक भी दिए हुए इस क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, गुड सेंड भी है, तो फिर स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं। आप बना के टैली करने की कोशिश भी मत करो, करोगे भी तो सरप्लस या शॉर्टेज आएगा, और सरप्लस या शॉर्टेज तो यहां लिखते ही नहीं। अगर आप इन सब चीजों को लिख के स्टॉक निकाल भी लोगे तो यहाँ सरप्लस या शॉर्टेज आएगा, और सरप्लस शॉर्टेज तो इसमें लिखते ही नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ हो, ओपनिंग क्लोजिंग गुड सेंड भी दिया है, तो फिर जरूरत नहीं इसको बनाने की। डेटर्स, डेटर्स नहीं दिए हुए, इसलिए डेटर्स अकाउंट बनाना जरूरी है। और इम्प्रेस्ड कैश यानी पेटी कैश भी नहीं दिया है, तो अब हम पहले डेटर अकाउंट बना लेते हैं और कैश अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। वैसे इम्प्रेस कैश का सिस्टम आप समझते हो, बट फिर भी एक बार समझा दूं मैं आपको। पेटी कैश अकाउंट,
पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश में ओपनिंग बैलेंस था आपके पास कितना हजार का, 2000 का। फिर वहां से कितना आया था, 4000 रुपए। एचओ से कैश कितना आया था आपको, एचओ से कैश फ्रॉम हेड ऑफिस 4000। तो ये ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। ब्रांच के पास 2000 कैश पड़ा था, 4000 और आया। अब खर्चा कितना हुआ नहीं लिखा है इन्होंने, वो खर्चा अलग है। वो खर्चा तो डायरेक्टली किसने दिया, एचओ ने पेमेंट कर दिया, वो अलग। पेटी छोटा मोटे खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो खर्चे कितने हुए दिए नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया। लेकिन आपको पता होगा इम्प्रेस कैश में क्लोजिंग बैलेंस सेम आता है। ये कंसेप्ट आपने पेटी कैश में कहीं पढ़ा होगा कि इम्प्रेस कैश सिस्टम जब भी होता है तो पेटी कैश का बैलेंस सेम होता है। तो इसका मतलब 4000 रुपए खर्च हो गए होंगे। क्या हुआ होंगे, 4000 खर्च, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, वो तो मैं वहां लिखूंगा नहीं। या लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। यानी अकाउंट नहीं भी बनाते तो चलता है। मैंने हमेशा कहा आपसे कि पेटी कैश का बैलेंस आप 2000 का 2000 एज लिख देना, ऑटोमेटिक इफेक्ट आएगा। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं खर्चे को। नॉमिनल अकाउंट पीएनएल अकाउंट थोड़ी ना जो मैं लिखूंगा, इससे कुछ भी नहीं होगा इसका। 2000 ओपनिंग में लिखे, 2000 क्लोजिंग में लिखे, और 4000 रेमिटेंस जो था वो 4000 रुपए रेमिटेंस में यहां लिखा था जो एचओ ने भेजा था। तो ये क्यों लिखा था, क्योंकि ब्रांच डेबिट टू कैश, हमने पैसा भेजा था हमको, तो जितना पैसा भेजते हैं हमको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है। आपको देखो ऑटोमेटिक के साथ 6000 डेबिट थे और क्रेडिट में 2000 ही बचे, तो ऑटोमेटिक 4000 डेबिट हो गया ना। इसलिए एक्सपेंडिचर अलग से नहीं लिखना पड़ता। तो ये पेटी कैश अकाउंट बनाओ तो ठीक, जरूरी नहीं है इसको बनाना, ठीक है। कैश के बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हो तो कैश अकाउंट बनाना चाहिए, वरना आप इसको इग्नोर करना। आप हमेशा पेटी कैश में ओपनिंग क्लोजिंग बराबर कर देना, ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट आ जाएगा। डेटर अकाउंट पर आते हैं। डेटर अकाउंट में ओपनिंग क्या, ओपनिंग डेटर से इसमें 25000 के हैं, ठीक है। और ये सब तो बाय, और ओपनिंग 25000। और मैंने हमेशा कहा पहले ये अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए फिर ये बनाया करो। तो इसको बनाने के लिए आप फिर से पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। तो ओपनिंग लिया मैंने, क्रेडिट सेल ले ली, बेड डेट, डिस्काउंट, रिटर्न ले। लेकिन सबसे मेन आइटम आपको याद आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि सबसे मेन पॉइंट क्या गायब है। ऐसा मत करना बाय बैलेंस लिखा। अब आपको सोचना कि 1,55,000 रुपए में से सिर्फ 6000 माइनस करके क्या 149 कितना बैलेंस होगा इतने समय से। तो भाई किसी भी क्वेश्चन में कैश कलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे बड़ा फिगर तो ये होता है। आप जब किसी को क्रेडिट सेल करते हो तो सबसे ज्यादा फिगर तो ये होता है ना, पैसा आया तो होगा या साल भर बस बेचते रहे, आया कुछ नहीं। तो यहां क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया दो कारण से। एक तो कैश इन ट्रांजिट वाला पॉइंट बहुत बढ़िया था, और दूसरा ये अब ये कैसे फिगर निकालें कि कलेक्शन कितना हुआ। तो उसका तरीका ये अकाउंट मिटाता हूं। उसका तरीका ये है, वर्किंग नोट आप बनाएंगे। मैंने आपको बताया कैश रेमिटेंस जो होता है, कैश रेमिटेंस टू एचओ, ठीक है, वो 1,70,000 रुपए जो आपने रेमिटेंस में लिखे हैं 1,70,000, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिए होते तो आप यहां कैसे लिखते, कैश सेल्स लिखते और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अक्सर क्वेश्चन करवाया मैंने। यानी इस 1,70,000 रुपए में से कैश सेल्स होगी थोड़ी बहुत, वो कितनी है इस क्वेश्चन में कैश सेल्स 45,000, 45,000। तो फिर जब इनके पास कैश सेल्स से 45,000 ही आए, कैश सेल्स से इनके पास 45,000 ही आए, तो इन्होंने 170 कैसे पेमेंट कर दिया। ब्रांच वालों के पास कलेक्शन हुआ 45 का और उन्होंने भेज दिया 170, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब उनको बाकी बचा हुआ पैसा कहां से आया होगा। ब्रांच के पास दो ही जगह से पैसा आता है, कैश सेल्स से आता है और बाकी आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,25,000। ये मेन पॉइंट था आपका इस क्वेश्चन का, 1,25,000। बट वहां लिखने की जरूरत क्यों नहीं थी हमें, क्योंकि वहां डायरेक्ट रेमिटेंस दिया था। आप चाहो तो ये वाले वर्किंग यहीं पे दिखा सकते हो कि कैश सेल्स 45,000 और 1,25,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैलेंसिंग फिगर। बाहर 1,70,000 चलेगा इस तरीके से।
अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अब कितना आएगा इसका बैलेंसिंग फिगर? 1,55 में से 25 गए 30 में से आपने 6,000 माइनस कर दिए, यानी कि 24,000 ये आपका बैलेंस आया। ये 24,000 में यहां लिख देता हूं, ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट आ गए, देख लिया। अगर ओपनिंग वाले फिगर, क्लोजिंग वाले आ गए, गुड्स एंड मेन होता है, गुड्स एंड मेन आ गया, गुड्स एंड ब्रांच और कलेक्शन, ये 4 पॉइंट मेन होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स और कलेक्शन। बाकी नहीं भी चलेगा। बाकी बचा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल P&L अकाउंट में कैलकुलेशन करें, कितना आएगा टोटल मिला के? 15,000, 15,000 आ रहा है, 15,000 रुपए। ठीक, ये है क्वेश्चन का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको असेट्स वाली बात, डेप्रिसिएशन वाली बात, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाली बात, तो बहुत सारे अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी इसमें। वाइड स्प्रेड लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस 20% मीन्स 20 ऑन कॉस्ट। 100 रुपए कॉस्ट मान लेते हैं, उस पर 20 रुपए। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब डेटर होंगे, और कभी कभी ऐसा लिखा है स्ट्रिक्टली ऑन कैश, तो फिर डेटर हो ही नहीं सकते। द ब्रांच मीट्स एक्सपेंसेस, ये लाइनें भी पढ़ना जरूरी होता है। आप ऐसा मत किया करो कि ऊपर के पैराग्राफ में क्या लिखा होगा, फॉलोइंग करके और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं। पढ़े आप इस लाइन को। ब्रांच मीट इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर एंड कैश। इस बार ब्रांच के एक्सपेंसेस किस में से होंगे? तो ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए एचओ पैसा रेमिट नहीं करेगा। अभी तक हम एक्सपेंस इधर अलग से लिखते आए, क्योंकि उसके लिए हम अलग से पैसा भेजते थे। इस बार क्या कर रहे हैं वो, ब्रांच मीट इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड। तो जो कैश कलेक्शन होगा यहां पर कैश सेल्स से और डेटर से, उसमें से एक्सपेंडिचर लेस करके एंड रिजर्व द बैलेंस ऑफ कैश टू एचओ। और बचा हुआ कैश किसको रेमिट कर देंगे? वो एचओ को। और एक और नई बात, आफ्टर विथ होल्डिंग 10,000, यानी 10,000 उसमें से भी बचा लेंगे। तो जितना कैश सेल्स से पैसा आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा, उसमें से ब्रांच अपने खर्चे कर लेगी, 10,000 विथ होल्ड कर लेगी और बचा हुआ पैसा रेमिट कर देगी। ऐसा लिखा है। ठीक है। फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर कैश ऑन 31st मार्च द असेट्स एट ब्रांच और एसेंटर। तो असेट्स कितनी कितनी थी वो देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। एक तो मेन तो ब्रांच अकाउंट ही है, ब्रांच अकाउंट, और रुपीज इन 1000 लिख देता हूं मैं, इन्होंने भी 1000 में लिखे। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में आपके पास एक तो कैश है 10 का, फिर है डेटर्स है आपके पास 384। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक इन इनवाइस प्राइस। स्टॉक एट इनवाइस प्राइस। अभी तक के मैंने क्वेश्चन में आपको ये बताया और स्टार्टिंग फॉर्मेट में भी कि स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न और ट्रांसफर टू एंड ट्रांसफर, ये 6 आइटम जो गुड्स के, इनको आप लोडिंग हटा के कॉस्ट पे लिखा करो, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि अगर आप यहां पर पूरी इनवाइस प्राइस लिखना चाहते हो 1080 जैसा स्टडी मटेरियल में करते हैं, तो फिर आपको इसका स्टॉक रिजर्व इधर लिखना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा, यानी इसमें जितना लोडिंग है ये इनवाइस प्राइस पे लिखा मैंने। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इस तरीके से करवाता हूं ताकि आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। यहां पर देखिए आप इनटू करके, तो 1080 ये 120 है, डिवाइड हम किससे करते हैं? सिमिलर आइटम से। ये इनवाइस प्राइस है, ये भी इनवाइस प्राइस। अब अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो 100 करता था मैं, लेकिन इस बार मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लोडिंग वाला पर्सन चाहिए। तो ये वाला हम करेंगे, तो ये आया 180 रुपए। ऐसे लिख दो आप तो भी चलेगा। और डायरेक्ट करते तो कितना करते हैं? डायरेक्ट करते तो 100 से करते, 100 से करते तो 900 आता, तो 900 में यहां लिख देता। तो यूं भी इफेक्ट देखो आप सेम है। तो 900 कॉस्ट पे लिखो या इनवाइस पे अगर लिखोगे तो ये एंट्री बढ़ जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन से कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल समझने में इजी रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं।
फिर है फर्नीचर 500, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500 रुपए का फर्नीचर था। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March, the invoice price of goods dispatched by HO to branch amounted to 1,32 lakh, 1,32 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 1,32 का मतलब ये हो गया 13,200। 1,32,00,000, 3 जीरो हटे हुए ना, सही है, 1,32,00,000। लेकिन ये तो इनवाइस प्राइस है। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट द ब्रांच सेंड बैक टू एचओ गुड्स इनवाइस 72,000। कितने का रिटर्न कर दिया इन्होंने? तो इन्होंने रिटर्न भी कर दिया गुड्स को, ठीक है, बाय गुड्स रिटर्न 72,000 का, 72,000 गुड्स रिटर्न कर दिया। अब ये भी इनवाइस प्राइस है और ये भी इनवाइस प्राइस है। या तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करके डिवाइड 120 इंटू 100, डिवाइड 120 इंटू 100, तो दोनों कॉस्ट आ जाएगा, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर सेम आएगा। और नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लोडिंग इधर लिखना पड़ेगी और इसकी लोडिंग इधर लिखना पड़ेगी, या इन दोनों के नेट भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों की नेट लोडिंग मुझे इस तरफ लिखना पड़ेगी, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड एंड रिटर्न। तो 13,200 माइनस 72, 13,200 और 72 में इंटू करके 20 डिवाइड बाय 120, ठीक है। 13,200 माइनस 72 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 2188। कितने आ गई ये? 2188। तो इसकी अपोजिट हो गई ना इधर, और इसकी अपोजिट इधर होती तो नेट फिगर आ गया, सीधे नेट फिगर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कैश सेल्स, कैश सेल्स 9,700, क्रेडिट सेल्स 3,140। कैश सेल्स हम क्या लिखते हैं? बाय कैश रेमिटेंस में लिखते हैं, रेमिटेंस में। अब रेमिटेंस में आप दो चीज लिखते हैं, कैश सेल्स भी लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो रेमिटेंस किया है कैश अकाउंट रेमिटेंस, ये रेमिटेंस टू एचओ बाय ब्रांच, इसमें उन्होंने 2-3 बातें कही है कि कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस और विथहोल्डिंग 10,000। तो क्यों ना मैं इसका वर्किंग नोट बना लेता हूं, ये फिगर लाने के लिए इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, यानी एक तरीके से कैश अकाउंट बना लेता हूं, छोटा सा कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। इसमें ओपनिंग कैश आपके पास बैलेंस कितना है? 10,000, 10,000 का, ठीक है। कैश सेल्स से कितना पैसा आया? कैश सेल्स से पैसा आया आपके पास कितने हजार रुपए? देखें 9700, 9700, ये कैश सेल्स से पैसा आया। क्रेडिट सेल्स कितने? 3,140। क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट में लिख देता हूं, क्रेडिट सेल्स 3,170 रुपए, और ओपनिंग डेटर्स थे आपके 384। कैश कलेक्शन बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश कलेक्शन किससे पैसा आया? डेटर्स से पैसा आया, डेटर्स से पैसा आया, तो यहां डबल ये इस तरीके से हो जाएगा, कैश आया ब्रांच के पास और ब्रांच के डेटर्स कम हो गए, कितने? 2842। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 58, डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट 58। रिटर्न बाय कस्टमर 102, रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर है ये 102, है ना। ये रिटर्न यहां नहीं आएगा, यहां रिटर्न आता है जो ब्रांच ने एचओ को दिया हो या कस्टमर ने डायरेक्ट एचओ को दिया। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ 37, बेड डेट्स हो गए आपके 37। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 852। इस बार ये एक्सपेंसेस के लिए कैश एचओ से नहीं गया था,
इसलिए यहां पर नहीं लिखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन में टू बैंक यहां लिखा हमने फॉर एक्सपेंसेस, वो होता था रेमिटेंस बाय एचओ टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। लेकिन इस बार उन्होंने ऊपर भी लिखा था टॉप पर कि ब्रांच के एक्सपेंसेस किसमें से करती है, किसमें से करती है, आउट ऑफ कैश कलेक्शन एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसमें से ब्रांच एक्सपेंसेस करती है। तो ब्रांच के खर्चे हो गए 842, और ये एक्सपेंसेस एक बार यहां दूसरी बार यहां नहीं आएंगे। मैंने कहा था ये वर्किंग नोट होता है, मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, इसके कोई डबल इफेक्ट नहीं। मेन अकाउंटिंग तो एक ही हो रही बस एचओ की, ये तो वर्किंग हो रही एचओ, अकाउंटिंग स्टाइल में वर्किंग कर रहे हैं, ये कोई डबल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और नॉमिनल नेचर की चीज यहां नहीं आएगी, एक्सपेंडिचर वर्ड तो यहां लिख ही नहीं सकते हैं। अगर इसके लिए एचओ ने कैश भेजा होता तो फिर ये यहां आता टू कैश 842, फिर कैश अकाउंट में भी डबल होता है, पहले एचओ से पैसा आता है 842, फिर आपने खर्च किया होता तो दोनों जगह आता है। लेकिन फिलहाल एचओ से इसके लिए कोई पैसा नहीं आया है, जो पैसा खर्च किया है ब्रांच ने अपने कलेक्शन में से किया है, ऐसा आप पहले पैराग्राफ में पढ़ के देख लेना, लिखा है। फिर ऑन 1 जनवरी द ब्रांच परचेज फर्नीचर फॉर 11 लाख फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू अ चेक। 11 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए को हम कम कर लेते हैं, 1 लाख रुपए कर लो आप इसको, 11 लाख को 1 लाख कर लो, सिर्फ ओनली 1 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है 11 लाख रुपए। लेकिन उसके लिए लिखा हुआ फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय एचओ, तो एचओ ने जब पेमेंट दिया तो फिर वही ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। जब भी एचओ रेमिटेंस करेगा वो फॉर एक्सपेंसेस के लिए करे या फॉर फर्नीचर के लिए करे, पैसा तो हमने भेजा ना, नहीं लिखेंगे। 1 लाख मतलब 100 रुपए, 1 लाख का मतलब कितना, 100, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और इससे उन्होंने क्या करना होगा, फर्नीचर खरीद लिया होगा। यानी ब्रांच के पास 100 रुपए आए, यानी 1 लाख रुपए आए एचओ से, ठीक है, बैंक पैसा आया, और ब्रांच ने इससे क्या खरीद लिया होगा, फर्नीचर, तो ये सब बराबर। तो ये रेमिटेंस था इसलिए इसको ऐसा लिखा। अगर ये भी नहीं लिखा होता तो ये पैसा भी मैं इसी में से खर्चा करता, फर्नीचर भी, फिर ये नहीं लिखता, इसी में से खर्चा किया और इसी में से फर्नीचर खरीदा, ऐसा करना पड़ता। बट लिखा है क्लियरली फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय एचओ। ऑन 31st March ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6000 वर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने देखा होगा, असेट इधर आती है, क्लोजिंग बैलेंसेस, असेट के सारे बैलेंस अभी इधर आएंगे, असेट्स के सारे बैलेंसेस इधर आएंगे, बैलेंस सीडी असेट्स के, कैश स्टॉक डेटर्स। तो लायबिलिटी के मैं इस तरफ लिख देता हूं, बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 6000 रुपए के। फिर आगे चलते हैं, एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000, कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000। लास्ट में वापस से कैश इन हैंड कितना है, कैश बैलेंस जो है वो फिर से कितना बता रहे हैं ये लोग कि 10,000 ही कैश बैलेंस, ठीक है। नहीं भी लिखते तो भी यही आता 10,000, क्योंकि जनरली क्या माना जाता है, इंप्रेस सिस्टम माना जाता है। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 16% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड प्रिपेयर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2003। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखे, गुड्स सेंड लिखा, ये लिखा, ये सारी चीज लिखी। एक चीज गायब है वो मैं देखता हूं, फिर मैं डेटर अकाउंट पर आता हूं। डेटर अकाउंट में मैंने डेटर ओपनिंग लिख दिया, क्रेडिट से 2 आइटम आपको याद रखना है, इस तरफ हमेशा 2 ही आती है। कैश कलेक्शन जरूरी है, डिस्काउंट आ गया, बेड डेट्स भी आ गया, रिटर्न भी आ गया, इसका मतलब ये अकाउंट तो लगभग अपना कंप्लीट है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, इसको 3140 कर लेना है, 3170 की जगह 3140। तो इस तरह से इसका बैलेंस आ जाएगा 485, 485। यानी आपके पास क्लोजिंग डेटर्स हो गए 485, ठीक। अब कैश की बात कर लेते हैं। कैश के बारे में ऊपर वाला लाइन एक बार और पढ़ लें जरा, क्या लिखा था, द ब्रांच मीट इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैशेस। इसमें से वो अपने खर्चे करते हैं, बराबर सही बात, हमने भी ऐसा ही किया, उसी में से किया। एचओ की तरफ से कोई पैसा खर्चों के लिए नहीं आया, 842 किलो का पैसा आया नहीं आया, हमने भी ये बात मानी। एंड रेमिट द बैलेंस टू हेड ऑफिस आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000। इसमें से
पैसा कट करके 10,000 कट करके बाकी का पैसा वो एचओ भेज देते हैं। आफ्टर विथहोल्डिंग 10 यानी 10 रख लेते, तो 10 रख लेते तो क्या 10 अलग से लिखूंगा, ये यही 10 है, 10 रख लेते हैं मतलब 10 बचा हुआ बैलेंस। तो क्वेश्चन में लिखा था लास्ट में बैलेंस 10,000। तो अगर वो बैलेंस नहीं भी लिखा होता तो इस विथहोल्डिंग वर्ड से क्लियर हो जाता कि उन्होंने इस पैसे में से 10,000 बचा लिए मतलब क्लोजिंग बैलेंस। बाकी पैसा रेमिटेंस कर दिया, तो बाकी पैसा कितना रेमिटेंस कर दिया आपका, तो आप टोटल लगा के देख लें सबका, ये माइनस ये कर देंगे हम तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, 11,700। क्लियर बात। आउट ऑफ कलेक्शन एंड डेटर्स एक्सपेंसेस एंड आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000 बैलेंस रेमिटेड, ये 100 तो 100 खत्म हो गए, और वैसे भी ये 10,000 से 10,000 बचा नहीं थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी आप देखो, क्लोजिंग बैलेंस दिया तो भी 10, विथहोल्डिंग वर्ड लिखा तो भी 10, और दोनों लेकिन नहीं लिखे होते तो भी इंप्रेस कैश सिस्टम से 10 का बैलेंस मान के ही क्वेश्चन किया करो। अब ये मत सोचना कि ये 10 अलग है, वो 10 अलग है और विथहोल्डिंग वाले 10 अलग है, इतने सारे 10 नहीं। विथहोल्ड मतलब रखे मतलब बैलेंस। पुराने बैलेंस का क्या हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक बात है खर्च हो गया होगा। ये बैलेंस 10,000 जो बचा है इसमें से बचा लिया आपने 10,000, वो बैलेंस तो खर्च हो चुका होगा। तो ये एक नई बात थी इस क्वेश्चन में। 10,000 10,000 रुपए का इंप्रेस केस सिस्टम, हम कैश बैलेंस ये लिख लेते हैं 10, ठीक। फिर अब ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका बैलेंस वहां पहुंच गया, इसका बैलेंस यहां पहुंच गया, ठीक। 11,700 कुल मिला के रेमिटेंस था, यही मेन फिगर हमें यहां चाहिए था, 11,700 रुपए का ये बैलेंस था, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहां पर हम अक्सर ये दो चीज लिखते थे, याद करो, कैश सेल्स एंड डेटर्स, और वो पूरा बाहर लिखते थे क्योंकि उन सब क्वेश्चन में ये लिखा होता था ऊपर कि ऑल कलेक्शंस रेमिटेड टू एचओ डेली, तो ये जितना पैसा आता था सब डेली भेज देते थे, इसलिए हम कैश अकाउंट नहीं बनाते थे। इस बार मैंने कैश अकाउंट इसलिए बनाया कि इन दो के अलावा ओपनिंग भी था, फर्नीचर वाली बात भी थी, एक्सपेंडिचर भी इसी में से होना थे, और ये सब नहीं भी बनाता हूं तो डायरेक्ट कर देना आप कि आपका ओपनिंग ये प्लस ये माइनस 842 और माइनस 10,000 बचा के बाकी का रेमिटेंस आ गया। तो ये सारे फिगर यहां भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वही जो 10,000 बचाए थे वही क्लोजिंग बैलेंस बच गए। तो क्या आप मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 चीजें हमेशा ढूंढने की आदत डाल लेना। ओपनिंग मिल जाना चाहिए, ओपनिंग उन क्वेश्चन में नहीं मिलेगा जहां नहीं ब्रांच, बाकी सब में ओपनिंग रहेगा। क्लोजिंग भी होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग स्टॉक ही गायब है, क्लोजिंग फर्नीचर ही गायब है। तो फर्नीचर के लिए वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, और एक स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, स्टॉक के लिए बनाता हूं। 2 चीज और गायब है। फर्नीचर की वर्किंग समझ लें आप। फर्नीचर में क्या होगा, ये मिटा दो, ये आप लिख लेना। फर्नीचर में ऐसा है, वर्किंग नोट नंबर 2, फर्नीचर आपके पास ओपनिंग फर्नीचर जो था वो था कितने का, 500 का। तो इस 500 पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 16% से 80 का, और न्यू फर्नीचर जो आपने खरीदा कितने का, 1 लाख का, इस पर आप 16% से लगाएंगे। लेकिन इस पर डेट दे रखी है, आप देखो जनवरी में खरीदा है, जनवरी में खरीदा है, तो इस पर आप सिर्फ 3 महीने का लगाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 16% से आपका इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, यानी ये हो गया आपका 4 रुपए का, 84। तो आपके पास टोटल मिला के फर्नीचर 600 का है, 500 और 100, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दे तो नेट डब्ल्यूडीवी जो है वो आपकी 516 का फर्नीचर लेते हैं। अब देखो कितनी मजेदार बात है कि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग P&L, फिर भी आप ध्यान से देखो तो इधर डेबिट कितना हुआ 600 और क्रेडिट कितना हुआ 516। 600 डेबिट है और 516 क्रेडिट है, मतलब ऑटोमेटिकली 84 का डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया ना, तो इनडायरेक्टली इसमें खर्चे ए से डेबिट हो जाते हैं। अब लास्ट बचा स्टॉक। स्टॉक के लिए तो हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम, सब मेमोरेंडम रहते हैं ये सारे।
तो ब्रांच के पास स्टॉक आया कहां से, ब्रांच के पास बैलेंस है और ये पूरा इनवॉइस प्राइस पे बनता है। ब्रांच का स्टॉक ओपनिंग में था 1080, एचओ से कितना आया, एचओ से आया 13,200 का। यहां से भी देख के बना सकते हो, यह क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना है स्टॉक से रिलेटेड। वैसे स्टॉक से रिलेटेड सारी बात यहां मिल जाएगी क्योंकि स्टॉक के बाद यहां जरूर लिखी होगी। ठीक है, ओपनिंग हो गया, गुड्स सेंड हो गया, कहीं से ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, लेकिन कस्टमर से रिटर्न वाला पॉइंट यहां नहीं दिखेगा आपको। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किया था, कितने रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर 102 का, 102। इसमें से हमने सेल कर दिया, सेल कौन सा कर दिया, एक तो कैश सेल्स कर दी। कैश सेल्स कितने की किया हमने, 9700। क्रेडिट सेल हमने कितने की तो 3140। कहीं ट्रांसफर किया हो तो वो लिख दोगे। रिटर्न टू एचओ, हेड ऑफिस को रिटर्न किया 72 का। कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ हो तो वो लिख देंगे हम, कुछ भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये चार आइटम इधर आते हैं। ओपनिंग रहता है, एचओ साइड दो कंफर्म, रिटर्न बाय कस्टमर आएगा और ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच। जाने की ये दो रास्ते कंफर्म है, बाकी क्वेश्चन में दिया हो तो लिखेंगे। अब आया बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपका कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1470, 1470 रुपए, 1470। तो 1470 रुपए, लेकिन ये कौन सी प्राइस पर आया, ये पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस पे बना है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पर आया। अब इसको भी मैं यहां पर लिखूंगा 1470 रुपए इनवॉइस प्राइस, क्योंकि पूरा क्वेश्चन में इनवॉइस 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 से कर रहा हूं। तो फिर मुझे इसकी लोडिंग उधर करना पड़ेगी, यानी स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग, जैसा अपन डिपार्टमेंट चैप्टर में याद करो स्टॉक रिजर्व निकालते थे ना, लोडिंग, वही अनरियलाइज प्रॉफिट जिसको बोलते थे। यानी 1470 में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 1470 रुपए में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 20/120 से 20/120 करें, 1470 इंटू 20/120 यानी 245 रुपए का, 245 का कंप्लीट। ये है तरीका करने का। अब आपका लास्ट में जो बचा हुआ है वो आपका जनरल P&L हो जाएगा, यानी ये प्रॉफिट हो जाएगा। कितना है कैलकुलेट कर लो, ये आ जाना चाहिए आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं 1080 लगी 1096 ये आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मजेदार क्वेश्चन था, एक तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर रेमिटेंस नहीं दिया हुआ था, तो रेमिटेंस हम सिंपल निकालते थे 2 पॉइंट से, कैश सेल्स और डेटर्स, लेकिन एक पॉइंट और दिया था इसमें, विथहोल्डिंग वाला पॉइंट, इसलिए वो समझा दिया मैंने आपको। दूसरा, मैंने इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस वाले स्टाइल में समझाया ताकि आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। स्टडी मटेरियल वाले ऐसा करते हैं, वो इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, चारों को। मैंने भी ऐसा कर दिया। ठीक, स्टॉक अकाउंट हम जैसे बनाते हैं हमेशा होता है ऐसे ही बनता है, तो इनवॉइस प्राइस पे पूरा। सरप्लस होता तो इधर लिखते, शॉर्टेज होता तो इस तरफ लिखते। क्लियर है बात? तो आगे के क्वेश्चन में आपको होमवर्क में बता दूंगा, फिलहाल आप यहां तक अपडेट कर लें पहले जितने मैंने करवाए हैं, यानी अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर आपके 1 to 6 कंप्लीट है, तो 1 to 6 आपकी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अगले होमवर्क की ओर जाएंगे। थैंक यू सो मच।